हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है अमित एंड मैं तुम्हें फिज़िक्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं 9th में तुम्हारे वो पढ़ाऊँगा एंड वो बेस्ड होंगे अपनी टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड होंगे, बट थोड़ा सा तुमने नाम सुना होगा किसके रिगार्डिंग, जेई एंड नीट। तो इनके रिगार्डिंग कैसे कैसे हम आगे पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा एक हल्का सा हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे तुम में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी से कुछ मन बना रखा है कि सर हाँ बाद में चल के हमने सोच तो रखा है कि जेई और नीट की प्रिपरेशन करेंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस स्ट्रीम चूज करने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ऑलरेडी एक हल्का फुल्का जो पढ़ाने वाली जो बात है थोड़ा सा उनको आइडिया देते हैं कि किस तरीके से आगे चीज़ें जाने वाली है, ठीक है। तो साइंस में अपने जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें एक चैप्टर है मोशन, है ना। मोशन से रिलेटेड चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। एग्जैक्टली क्या बुक में नाम रखा हुआ है वो तुम लोगों को पता है, बट स्टिल तुमने ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा कि यार मोशन किसे कहते हैं, नहीं। तो हम वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या है, तुम्हें एक कॉपी लो, उसमें जो भी थ्योरी और जो मैं लिखवा रहा हूँ वो थोड़ा बहुत नोट करो एंड फिर हम इस पे जो मेनली जो फोकस करेंगे वो न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए क्या पढ़ने वाले हम, मोशन। जब तुम 11th में आओगे तो तुम्हारा जो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो तो होगा बेसिक मैथमेटिक्स। थोड़ी सी पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज देते हैं बच्चों को, और उसके बाद में हम फिजिक्स में इस चैप्टर को लेने वाले होते। तुम्हें पता होगा, वैसे 9th 10th के बच्चों को पता नहीं होता, जो साइंस है उसके कितने पोर्शन में उसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे ए ग्रुप होता है, एक बी ग्रुप होता है, ठीक है। ए ग्रुप वाले बच्चों के लिए क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बी ग्रुप वाले बच्चों के लिए, उनके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड यहाँ पे बायोलॉजी होगी, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो हमारा जो पोर्शन हम कवर करेंगे, मोशन जो है इसको हम फिजिक्स में लेते हैं, ठीक है। चलिए मोशन देखो, तुम में से बताने की कोशिश करो कि मोशन क्या होता है ना। खुद से ही कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया लगाओ मोशन का क्या मीनिंग है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ कि तुमने तो कुछ ना कुछ आंसर दे दिया होगा एंड तुम्हारा आंसर ऐसा थोड़ा बहुत तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर ऐसा कुछ हमने मतलब कि कोई कुछ बॉल है, कुछ गाड़ी है, मोशन कर रही है, चल रही है ना, ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। चलिए अपन उसकी बात करेंगे। मैं मान लो यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हूँ कहीं पे और मेरे सामने से एक गाड़ी जा रही है, तो मैं उसे देख के क्या बोलता हूँ, हाँ बिल्कुल ये जो गाड़ी है, जो कार जा रही है वो मोशन में है। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। मैंने बोल दिया ये बात को, चलिए कोई बात नहीं। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, ये बोर्ड जो है, क्या ये बोर्ड मोशन में है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि हर कोई भी इसे देखे तो क्या बोलेगा। जैसे ये जो बोर्ड है क्या वो मोशन में है या नहीं। जैसे वो गाड़ी जा रही थी तो मैंने बोला कि मैं देख रहा हूँ उसे, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ चलो ठीक है गाड़ी जा रही है, ये बोर्ड है, मैं इसे देख रहा हूँ, चलो मेरे रेस्पेक्ट में, मैं देख रहा हूँ तो मेरे रेस्पेक्ट में हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं यार बोर्ड तो रुका हुआ है। समझ में आ रही बात है भाई, ठीक है रुका हुआ है, दिख रहा है हमें, चलिए कोई बात नहीं। बट एक्चुअल में अगर अपन देखें तो हमें पता है कि यार ये अर्थ तो पूरी की पूरी सन के अबाउट घूम रही है। अच्छा, अगर अर्थ पूरी की पूरी सन के अबाउट घूम रही है तो इसका मतलब ये बोर्ड भी तो अर्थ के साथ साथ सन के अबाउट घूम रहा है। इसका मतलब अगर अपन वहाँ से कहीं से देखें तो हमें ऐसा दिखेगा कि नहीं यार ये तो मोशन में तो है। तो इसलिए ये जो टर्म है मोशन, ये टर्म रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है, देखो बच्चों अभी तुम्हें इतना समझ में तो नहीं आता कि सर आपने बोल दिया रिलेटिव। देखो सिंपल से वर्ड्स में मैं तुम्हें समझाता हूँ। रिलेटिव का मतलब होता है कि
कौन देखने वाला है, हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो जो मैंने अभी तुम्हें बोला कि अगर मान लो एक कार आगे से जा रही है, ठीक है, एक कार आगे से जा रही है, तो उस एक तो मैं देख रहा हूँ ग्राउंड पे खड़ा होके उस कार को, तो मैंने क्या बोला कि कार मोशन में है। जबकि मान लो एक ड्राइवर है और उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ है। अब उस आदमी के रिस्पेक्ट में वो ड्राइवर क्या मोशन में है? तो हम बोलेंगे नहीं यार, वो तो उस अगर मान लो वो जो आदमी बैठा हुआ है वो ड्राइवर को देख रहा है, वो तो वही देख रहा है, इतनी दूरी पे है, हमेशा इतनी ही दूरी दोनों के बीच में बनी हुई है। समझ में आ रही है ये बात? इसका मतलब है कि यार अगर वो डिस्टेंस जो हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच की कितनी लेंथ है, वो अगर चेंज नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो ऐसे ही बोलेगा कि यार ये तो चल ही नहीं रहा, बैठा हुआ है। ट्रेन में देख लो, जैसे ट्रेन में मान लो तुम्हें नहीं पता कि ओवरऑल हम मूव कर रहे हैं, हम बैठे हुए कंपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए, तो मान लो मैं सामने वाला कोई पर्सन है उसे देख रहा हूँ, तो मेरे को तो वो वहीं बैठा हुआ दिखता है। समझ में आती है ये बात? तो मैं क्या बोलूँगा, ये तो चल ही नहीं रहा। बट ओवरऑल अगर कोई दूसरा जो नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और ट्रेन मूव कर रही है, तो वो तो ये बोलेगा कि वो चल रहा है। तो इसलिए ये जो टर्म है इसका मतलब है ये इट इज ए रिलेटिव टर्म। समझ में आई मेरी बात? रिलेटिव टर्म का क्या मीनिंग है? बिल्कुल तुम्हें जो इसका ओवरऑल जो एक बेसिक सा जो मीनिंग है वो बिल्कुल तुम्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, इसके साथ साथ वो सारी एग्जाम्पल्स लिखने हैं। कैसे एग्जाम्पल्स? क्या लिखोगे तुम कि जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में दो आदमी बैठे हुए हैं, लेट्स से एक यहाँ है एक यहाँ है, ये आगे जा रहा है, किसी स्पीड से आगे जा रहा है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ ये ए है, ये बी है, और एक ये ग्राउंड पे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, रोड पे खड़ा है, अलोंग द रोड कहीं ना कहीं बीच में खड़ा हुआ है, ये सी है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू सी। सी के रेस्पेक्ट में, इसका क्या मतलब है सी के रेस्पेक्ट का, कि जब वो सी देख रहा होगा ए को, विद रेस्पेक्ट टू सी द पर्सन ए इज इन मोशन। समझ में आई मेरी बात? जब सी ए को देख रहा होगा तो वो क्या बोलेगा कि ए है वो मोशन में है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसी से रिलेटेड, विद रेस्पेक्ट टू बी। इस बार बी देख रहा है ए को, द पर्सन आर लगाने हैं ना बीच में, द पर्सन ए इज एट रेस्ट। इस बार ये मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, ठीक है। एक सेकंड, ओके चलिए। तो ये बातें हमने नोट करी, हमें समझ में आया थोड़ा बहुत कि यार ये देखने वाले का फ़र्क है कि कौन मोशन में है और कौन मोशन में नहीं है। हो सकता है किसी के रेस्पेक्ट में कोई मोशन में हो सकता है और वही पर्सन किसी और के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे भी हो सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जो पर्सन ए था वो बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे था, सी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखो लिखो, when a body changes its position, when a body changes its position with time, ठीक है।
अब मैं ये वाली बात लिख रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, ये रहने दो, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, ये तुम्हें समझ में आ गया तो इसको लिख नहीं रहे हम, ठीक है, हम ऐसा ही लिख रहे हैं व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, मतलब तुम्हें 9th तक का ही पढ़ाना है तो इस तरीके से थोड़ा हल्का फुल्का ही लिखेंगे हम। व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। अब इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है, जो हमने डेफिनेशन लिखी 11th में, इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा कि जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है उस पर्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना समझो, बहुत ही आसान से डेफिनेशन है कि अगर कोई देखो पोजीशन चेंज करे टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आगे चलते जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो तो मोशन में है, ठीक है, इतनी बात। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम मोशन धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ नोट डाउन करते रहो, ठीक है। जो तुम्हारी साइंस की बुक है उसमें एंड से स्टार्ट कर लो, उल्टा लिख लो चाहे, या फिर अगर तुम नई कॉपी डालना चाहो तो नई कॉपी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे कि यार ये जो मोशन है, मोशन कितने प्रकार का होता है, मोशन कितने टाइप्स का होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, मोशन 3 टाइप्स का होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ऐसे लिख ही लो साथ साथ, मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, ठीक है। तो इसमें पहला होगा वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, 1 डायमेंशनल का क्या मीनिंग है? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताने वाला हूँ अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ऐसा समझो कि कोई पर्सन एक सीधी सीधी लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक लाइन के अलोंग मोशन। समझ में आ रही मेरी बात? कैसे बोलेंगे हम? एक लाइन के अलोंग उसकी मोशन हो रही है। तो इसमें हम लिखेंगे इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग a straight line, then its motion is वन डायमेंशनल। ऐसे लिखते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है ना, 1 डायमेंशनल। तो क्या लिखते हैं? 1D, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? बहुत ही आसान सी चीज़, एक लाइन के अलोंग मोशन, उसको हम बोलते हैं सीधा सीधा एक डायमेंशन की मोशन है वो, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, दूसरा टाइप में लेता हूँ, 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें लिख सकते हो कि जैसे कोई कार है, वो एक रोड के अलोंग सीधी सीधी मूव कर रही है, एक स्ट्रेट रोड होनी चाहिए, उसके अलोंग मूव अगर कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में स्ट्रेट रोड पे कार की मोशन, तो मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट रोड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए 2 डायमेंशनल मोशन, इसको क्या बोलेंगे? 2D के नाम से बोलेंगे। तो चलो ये भी देख लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे इफ
ए बॉडी मूव्स इन ए प्लेन देन, अब मैं प्लेन वर्ड यूज कर रहा हूँ, बाकी तुम ऐसा लिख सकते हो कि मतलब देखो अभी मैं समझाता हूँ पहले कि ये है सीधा सीधा एक लाइन के अलोंग मोशन। यहाँ पे किस तरीके से होगा उसको भी मैं बताऊंगा। इन ए प्लेन इफ ए बॉडी मूव्स इन ए प्लेन, इस प्लेन में ऐसा होना चाहिए, दो डायरेक्शन तो होनी ही चाहिए। मतलब कि जैसे ऐसा हो सकता है पहले इधर आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, कर्व्ड पाथ में चला गया, कैसे भी जा सकता है अलोंग ए कर्व्ड पाथ। देन द मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। समझ में आई मेरी बात? जैसे कि मान लो कोई एक चींटी है, यहाँ से चलना शुरू करी, ऐसे ऐसे कुछ घूमती फिरती इसी बोर्ड के ऊपर चल रही है, तो तुम लिख सकते हो कि एक वॉल पे जो चींटी की मोशन, उसको हम एग्जाम्पल में लिख लेना। समझ में आ रही मेरी बात? एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे कि एक वॉल पे जो एक चींटी है वो किस तरीके से मूव करते हुए जा रही है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? ये तो मैंने ऐसे ही कुछ भी बना दिया, जैसे भी जिसको जैसे मूव करना कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे घूमते फिरते जैसे जाना है कोई बात नहीं है, बट मोशन कैसी है? टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा, टू डायमेंशनल मोशन क्यों है? ये थोड़ा सा आगे की चीज़ें हैं, मैथ्स में पढ़ाते हैं ऐसे। देखो एक ये होता है एक्सेसिज, शायद तुम लोगों ने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। देखो मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? देखो एक तो होती है सीधी सीधी लाइन, फिर एक होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तुमने शायद बनाया होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये तो बना रखा है शायद तुम लोगों ने, इस तरीके का काम है ना। एक्स एक्सिस, ये सर वाई एक्सिस, तुम लोग पॉइंट्स भी बताते हो, जैसे मान लो 2,1 बताना है, तो जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 इस तरीके से, इधर 1 2 3 4 इस तरीके से होता है, तो तुम बताते हो ना 2,1 मान लो हमें फाइंड आउट करना है, तो एक ये 2 और ये 1, तो यहाँ आएगा ना पॉइंट 2,1। अब वन डायमेंशनल का मोशन का मतलब है कि ओनली इसके अलोंग या फिर ओनली इसके अलोंग। समझ में आ रही बात? बट जैसे ही हमें इस तरीके के पॉइंट्स और इनमें वेरिएशन मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि यार एक एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस, और एक और तीसरा होता है, इस तरीके से होता है। ये तुम्हारी तरफ जैसे ये एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, और ये इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। तो अगर ओनली इस प्लेन में कोई मोशन है, इसको हम कैसा नाम दे रहे हैं? टू डायमेंशनल मोशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में, तो उसके लिए भी लिख लो, एक सेकंड। तो थर्ड वन कौन सा रह गया? तीसरा हम लिखेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब है जैसे इफ ए बॉडी moves randomly in space, ठीक है, then this type of motion is called as three dimensional motion। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल्स में जैसे कोई बर्ड है, मोशन ऑफ ए बर्ड, ठीक है। अब बर्ड तो कैसे एकदम रेंडमली ऐसे ऐसे घूमते हवा में मोशन मूव करते हुए जाते हैं, तो जो बर्ड की मोशन है
वो कैसे मोशन है? 3 डायमेंशनल मोशन। वो 3 डायमेंशन, तीनों में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों में घूमते फिरते आगे बढ़ते। चलिए फिर दूसरा हम टाइप लेंगे, वो देखो एक बार दूसरा टाइप। according to the state of motion। स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब है वो और देखो। एक बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, और एक तरफ हम लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे, जैसे मान लो कि तुमने टाइम इंटरवल लिया 5 सेकंड का, सर 0 से 5 सेकंड में जितना ट्रेवल किया, तो ऐसा है कि 5 से 10 के बीच में भी उतना ही डिस्टेंस वो कवर करना चाहिए। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हम लिखेंगे इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल distance in equal time interval, then the motion is said to be uniform motion। क्लियर है? समझ आया तुम्हें? इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिखा करो। कैसे कि सर अपनी लैंग्वेज में लिखने का मतलब क्या है? ऐसा लिखना है तुम्हें जैसे सर स्टार्टिंग से सर ने बोला कि 0 से जैसे 5 सेकंड में लेट से 20 मीटर वो चल गया, तो अगले 5 सेकंड में भी 20 चलेगा, उसके अगले 5 में भी कितना चलेगा? 20 मीटर चलेगा। तो ऐसे अगर मोशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। बाकी तुम रीड करोगे तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। दूसरा इधर चलिए इसके बारे में भी लिखते हैं। इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल then the motion is said to be नॉन यूनिफॉर्म। नाम से ही पता लग रहा है, देखो है ना, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है ये बात? तो ठीक है, आज के लिए मेरे हिसाब से हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तुमने नाम सुना होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनकी बात करेंगे। फिर स्पीड और वेलोसिटी, इनकी हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की भी। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ तुम्हें बता देता हूँ आज के लिए, और यहाँ पे अपन लेक्चर फिनिश करेंगे। फिर एक बस छोटी सी टर्म्स हैं, 2 छोटी सी टर्म्स हैं, उन दोनों का तुम्हें याद रखना है, उनका मीनिंग क्या होता है। देखो एक टर्म होती है स्केलर। जैसे मान लो तुमसे दोनों को साथ ही लिखता हूं मैं, दूसरा में लिखता हूं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज, कोई क्वांटिटी है जो वेक्टर है और कोई क्वांटिटी है जो स्केलर है। क्या मीनिंग है भाई दोनों का? सर आप क्या है, इनको एक्सप्लेन करो। देखो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है दोज क्वांटिटीज which have magnitude, only magnitude, ठीक है, they don't
रिक्वायर डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन से क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग हुआ, समझाओ थोड़ा। तो हम देखो एग्जांपल्स लेता हूँ, उनसे तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है टाइम, कोई क्वांटिटी है मास, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि मास, तो तुम बोलोगे सर मास कितना, तो 50 ग्राम, 50 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे ही मान लो टाइम की बात करें तो सर कि 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। अब हमें ऐसी क्वांटिटीज़ को बताने के लिए ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि 10 सेकेंड इधर, है ना, डायरेक्शन की हमें कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ वेलोसिटी, तो कि वेलोसिटी, अच्छा तो वेलोसिटी है तो किधर है वेलोसिटी, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो आप, है ना, ये चीज़ों की हम बात करते। तो जैसे मान लो कोई पे धक्का लगा रहे हैं हम, इस तरीके से धक्का लगा रहे हैं, तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि यार सर आप ये जो धक्का लगाने को, इसी को एक बार ऐसे समझो फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो फोर्स लगा रहे हैं तो सर कौन सी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती जाती है धीरे धीरे। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है, जैसे मान लो मैंने टाइम में क्या बताया तुम्हें 10 सेकेंड, तो वो 10 है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। बट डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम क्या बोलेंगे, दोज क्वांटिटीज़। अब तुम्हें इसका डेफिनेशन आई गई है, तुम खुद से ही बोल दोगे, बोलो साथ साथ, दोज क्वांटिटीज़ विच require magnitude as well as direction, ऊपर लिखा हुआ है as well as direction, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, तो सर एक बार एग्जांपल तो थोड़ा देते जाओ। तो हम लिख लेंगे जैसे वेलोसिटी, ठीक है। फिर हम बोलेंगे सर ऐसे ही फोर्स, इतना लिखो अभी, बाकी हम बाद में देख लेंगे। ऐसे ही एक्सीलरेशन, ये भी एक बार लिख लो, ठीक है। ओके, तो खैर अगर तुम लोग अभी अपनी स्कूल ओपन होती तो मैं क्लास में आता तो मैं कई चीज़ें बताता और भी, बट अभी चूंकि तुम्हें पता है कि कोरोना का टाइम है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेक्चर इस तरीके से बना रहे। बाकी ऐसे अपन आगे बात करेंगे, जैसे किसी बॉल को ऊपर उछाल दिया तो सर वो नीचे आ जाती, ये बात हमें पता है, तुमने सुन भी रखा होता है न्यूटन के बारे में कि हाँ सर कुछ ना कुछ वो न्यूटन वो फोर्स लगता है, ऐसा कुछ हम धीरे धीरे उन पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करो, समझने की कोशिश करो, और फिर धीरे धीरे हम इन पे क्वेश्चंस लेते जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस, मज़ा आ जाएगा मतलब तुम्हें बिल्कुल। ओके बच्चों, थैंक यू।